हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 द्वितीय क्रियाएं। और आपको याद होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको चैप्टर 4 में प्राथमिक क्रिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन सभी के लिए मैंने आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप सिंपल चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियोज आसानी से मिल जाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 द्वितीय क्रियाएं, और ये जो चल रहा है आपका सीरीज, ये न्यू एनसीईआरटी 2023-24 का जो आपका नया एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा नए एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है। चैप्टर 3 जो आपका था जनसंख्या संगठन वो हट चुका है, इसीलिए ये चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ते थे। पिछले साल हम लोग ने चैप्टर 6 में पढ़ा था, बट अभी आपको चैप्टर 5 में ही द्वितीय क्रियाएं पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चैप्टर कंटेंट पे फोकस करते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मेरे भाई, विनिर्माण क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में। बड़ा यही जो है ना इस चैप्टर का मुख्य जो है जड़ है कहिए तो। फिर उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। साथ ही साथ उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपने ये तीनों जो पॉइंट है इसको अगर अच्छे से कवर कर लिया तो समझिए कि पूरा का पूरा चैप्टर ये क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। और जिस तरह से यकीन मानिए चैप्टर 4 आपने बड़े अच्छे से समझा, उसी तरह से आपको ये द्वितीय क्रियाएं चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आप पूरा वीडियोस को देखिए, समझिए ध्यानपूर्वक। मैं जितने भी बातों को बतलाऊंगा आप उन सभी बातों को समझिए। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम लोग पीछे रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको इस पे चर्चा भी किया था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और भी रिकैप कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि मानव के वैसे क्रियाकलाप जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय कहने का मतलब सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जिससे हमें इनकम की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब ही होता है कि वैसा कार्यकलाप जिनसे कि हमें आय की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में आपने प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ लिया कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, और उसी का यहाँ पे द्वितीय क्रिया अब हम लोग पढ़ेंगे। तो द्वितीय क्रिया का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में आपने क्या पढ़ा, जनरली जो होता है वो मतलब प्राकृतिक रूप से संलग्न रहता है, जैसे खेती हो गया, आखेटन हो गया, आपने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। लेकिन द्वितीय क्रियाकलाप में कहा जाता है कि वही जो प्राकृतिक से जो कच्चा माल प्राप्त होता है और उसी को जब मनुष्य अपना कौशल और ज्ञान और श्रम मतलब मेहनत लगाकर उसको क्या करता है, उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, उसके मूल्यों में वृद्धि कर देता है, उसके जो यूजेज है उसको बढ़ा देता है, तब उसको हम लोग द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर। द्वितीय क्रिया समझ लीजिए, चैप्टर का मेन चैप्टर यही है, मेन चैप्टर का हेडिंग ही है द्वितीय क्रिया। तो इसका मतलब आपको समझना हो कि आखिरकार द्वितीय क्रिया कहते किसे हैं। तो जब प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो भी कच्चा माल हमें प्राप्त होता है और उसको मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान और श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो उसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने खेती के बारे में पढ़ा, खेती किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो मान लीजिए कि कपास की खेती होती है, तो रुई जो होता है, रुई का क्या है, नगण्य उपयोग है, रुई का उपयोग बड़ा कम है। लेकिन उसी रुई से अगर धागे का निर्माण कर दिया जाए और उस धागे से कपड़ा बन जाए और उस कपड़े से वस्त्र का निर्माण कर दिया जाए तो हुआ ना जी मूल्य में वृद्धि। देखिए, जहां पे रुई का यूजे नहीं था और रुई से क्या बना, धागा बना, धागा से क्या बना, कपड़ा बुना गया ना कपड़ा, और कपड़ा से वस्त्र का, अच्छे वस्त्र का निर्माण हो गया, तो उसके मूल्यों में तो वृद्धि हो गई, साथ ही साथ उसका जो उपयोग था वो भी बढ़ गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप, जब मनुष्य क्या करता है, अपना कौशल, अपना ज्ञान और श्रम लगाकर उसको नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, तो उसी को कहा जाता है द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। तो ये कहानी समझ में आया अभी तक। अब देखिए, एक वर्ड है यहां पर विनिर्माण। मैंने आपको शुरू में बताया कि विनिर्माण अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि पूरा ये चैप्टर का मतलब आपने एक पार्ट ही समझ लिया। विनिर्माण बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जनरली जब मशीनों का मतलब आविष्कार नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, औद्योगिक क्रांति से पहले सारे काम लगभग हाथों से ही किए जाते थे, है ना। तो मैटर क्या था कि उस समय इसका जनरली संबंध हाथों के निर्माण से था।
लेकिन आज के ज़माने में जैसे जैसे ये इंडस्ट्री का जैसे जैसे उपयोग इंडस्ट्री की जब आया इंडस्ट्री, तो इसका संबंध वस्तु के उत्पादन से तो है ही है, हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। मतलब कि हस्तशिल्प मतलब हस्त कार्य के साथ साथ जो भी मशीनों का जो मनुष्य होता है, मशीनों में कार्य किया ना जी, मनुष्य करता है, तो ये सब जो आता है विनिर्माण के अंतर्गत आता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़े से आपको लिखे हैं समझने के लिए। आइए विनिर्माण के बारे में समझते हैं, विनिर्माण की प्रक्रिया के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग की क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है क्या कि मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। अब यही नहीं समझा रहे थे जी, जब मशीन, औजार और श्रम का उपयोग करके, जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले तो केवल हस्त कार्य होते थे, हाथ से काम किए जाते थे, तो उस समय इसका जनरली संबंध किससे होता था, विनिर्माण का संबंध हस्त कार्य से। लेकिन जब मशीन का आविष्कार हुआ, जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री बैठने लगे, तो मशीनों, औजारों और श्रम, जब मनुष्य जो अपने श्रम का उपयोग करके सामान बनाता है, उसी क्रिया को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जैसे देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मनुष्य क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये भी आदमी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कहाँ पे, मशीनों की सहायता से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो ये क्या हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हुआ। क्लियर। विनिर्मित सामान स्वयं प्रयोग के लिए भी हो सकता है या बेचने के लिए भी होता है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी की बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती है। वही मैं कह रहा हूं, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला भी और ये सारी जितनी भी तकनीकियां हैं ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे ये फिगर में आप देख ही रहे हैं, जीता जागता उदाहरण देखिए, इसीलिए फिगर के साथ लाते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। क्लियर। और जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है, जो कच्चा माल होता है उसको तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है, इसका प्रयोग अधिक जटिल वस्तुओं के विनिर्माण में किया जा सकता है। देखिए कितना सिंपल पॉइंट मैंने, विनिर्माण का जनरली संबंध है जब मशीन, औजार और मनुष्य का श्रम लगकर हम लोग क्या करते हैं, सामान बनाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं विनिर्माण। विनिर्माण में हम लोग या तो अपने लिए या तो बेचने के लिए सामान बना सकते हैं। इसमें कच्चे माल को क्या किया जाता है, तैयार माल में बदला जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि विनिर्माण का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मतलब सिंपल सा टर्म्स, मतलब मानव का श्रम लगाकर उसको क्या करना, उसके रूप में परिवर्तन करना, इसी को कहा जाता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं, आखिरकार मैंने आपको बोला था कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग जो आपके इंडस्ट्री होते हैं, तो इंडस्ट्री की जो स्थापना होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो दो कारक आपके यहाँ पे भौतिक कारक भी हो सकते हैं और उसके मानवीय कारक भी हो सकते हैं। भौतिक कारक मतलब आप समझ गए, जो जनरली नेचर से संबंधित है, भौतिक जो हम लोग आसपास में देखते हैं, तो कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, जल की उपलब्धता। आइए सब पे चर्चा करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, देखिए इंडस्ट्री वहीं पे बैठाया जाएगा, उद्योग वहीं पे बैठाया जाएगा जहां पे उस उद्योग के लिए क्या हो, कच्चे माल की सुगम उपलब्धता हो, मतलब आसानी से मिल जाए। अब मान लीजिए कि अगर आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री खोलना है, ठीक है, तो आप कहां पे खोलेंगे। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में इस उद्योग में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में क्या होता था, मतलब कोयले का ज्यादा उपयोग होता था। जैसे एक टन अगर लोहे को इस्पात में बदलना है, 1 टन लोहे को इस्पात में बदलना है, तो 8 टन क्या लगता था, 8 टन आपका उस समय कोयला लगता था। तो ये देखा गया कि 1 टन मतलब 1 टन लोहा ढोने से ज्यादा इसमें ज्यादा खर्चा आ रहा है 8 टन कोयला ढोने से। तो क्या इस्पात उद्योग कहाँ पे बैठाया जाता था, कोयले के खाद्यान्न के नजदीक मतलब बैठाया जाता था। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कच्चे माल की जो उपलब्धता होती है ये भी आपको देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा ही लीजिए ना, अगर मान लीजिए अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो जहां पे उस इंडस्ट्री के लिए जो कच्चे माल की सुगम उपलब्धता रहेगी वहीं पे ना खोले, मतलब आप बैठाना चाहेंगे इंडस्ट्री को, तो ये बात कही जाती है। दूसरा अनुकूल जलवायु, मतलब जलवायु भी उस तरह का होना चाहिए, ठीक ना, उस तरह की जलवायु भी होनी चाहिए। शक्ति के साधन मतलब एनर्जी सोर्सेस भी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अब आज के जमाने में इंडस्ट्री अगर आप खोल रहे हैं और वहां पे बिजली की सुविधा ना हो, ठीक है, बिजली की सुविधा ना हो तो मतलब चल सकता है जी, क्योंकि जितनी भी मशीनें हैं आज क्या है, सब बिजली से चलती है।
और जल की उपलब्धता, सबसे बड़ा तो उपयोग जल का बहुत बड़ा उपयोग होता है, किसी भी इंडस्ट्री में जल का उपयोग है, वहां के कारीगरों के लिए, सब लोगों के लिए जल की उपलब्धता नेसेसरी है। तो ये सब जो है आपके भौतिक कारक हैं जो कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। जब भी आदमी उद्योग बैठाता है तो इन सभी चीजों को सोच समझकर, इन सभी की जब सुगम उपलब्धता जहां पर रहती है वहां पे बैठाने को क्या देता है, वरीयता देता है। क्लियर। मानवीय कारक में जैसे श्रम, जहां पे श्रम मतलब मजदूर मिल जाए। पूंजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि सामान भाई कच्चा माल मंगाना होता है, तो कच्चे माल आप कहां से मंगाएंगे, आपके पास अगर पूंजी रहेगा तब ना आप कच्चे माल को मंगाएंगे। परिवहन के साधन भी होने चाहिए, वहां से माल को ढोना भी रहता है, माल को मतलब बाहर जब माल तैयार हो जाएगा या माल आएगा तो उसको लाने के लिए साधन, परिवहन का मतलब साधन होना चाहिए। बगल में बाजार होने चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई कोई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई दूध का करता है, दूध का कोई फैक्ट्री बैठाता है, तो अगर बगल में बाजार नहीं रहेगा तो लंबी दूरी तय करने में क्या होगा, वो दूध खराब भी हो सकता है कि नहीं। तो ये एग्जांपल दिया जाए। तो बाजार की भी सुगम उपलब्धता होनी चाहिए। सरकारी नीतियां ये भी आपका होना चाहिए। तो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जैसे भौतिक कारक में आपके कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, जल की उपलब्धता, और मानवीय घटक की बात करें, मानवीय कारक की बात करें तो श्रम, पूंजी, परिवहन के साधन, बाजार, सरकारी नीतियां, ये सब आपको उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसमें उतना चर्चा नहीं करना, आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो दिमाग है ये है। चलिए देखिए, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत क्या हुआ मेरे भाई, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। तो देखिए, आकार के आधार पे, उत्पाद के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, और आपको यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे, और यही 1 2 3 4, और हम लोग को इतना चारों को हम लोग को क्या करना है, डिटेल में पढ़ जाना है। बस चारों को डिटेल में पढ़ जाएंगे कहानी हो गया खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आकार के आधार से शुरू करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण में। तो देखिए, आकार के आधार पर जब उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है मेरे भाई, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। और आपके एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं कि बहुत बार कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर, मतलब तीनों में से किसी 2 में अंतर पूछ ही देता है। या तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर पूछ देगा, और वो भी आपके किसमें, तो 5 मार्क्स वाले में ये सारा प्रश्न पूछता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर पूछ देगा, या आपको लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में आपको पूछ देगा अंतर। तो समझ लीजिए, कुटीर उद्योग को अंग्रेजी में कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, इसको घरेलू उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको घरेलू उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों का 3 वर्गीकरण मैंने आपको बताया। जैसे देखिए, इसमें होता क्या है कि जनरली कुटीर उद्योग में जो परिवार के ही सदस्य इसमें संलग्न है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं क्या कर रही हैं, चटाई बना रही हैं। ठीक है, चटाई यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो चटाई बनाने के लिए सब घर के परिवार ही एक साथ क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं, कार्य अपना कर रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पर उन उद्योगों को कहते हैं, कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं, इसका डिफिनीशन देख लीजिए, जिसमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मतलब घर पर ही वस्तुओं का निर्माण करना, यह आपका क्या कहलाता है, तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। इसमें जो होती है पूंजी और परिवहन के साधन इन उद्योग को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि जितने भी माल होते हैं कच्चे माल, वे स्थानीय रूप पर ही उपलब्ध होते हैं। जैसे यहाँ पे चटाई बनाने के लिए जो भी पुआल का उपयोग करना है, वो आपको यहाँ पर स्थान मतलब जहाँ के ये लोग निवासी है वहीं पर मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मौनी बीन रहे हैं सब लोग, मौनी बीनना, तो मौनी बीनने के लिए बांस जो है, बांसे का ना लकड़ी बना के, बांस का मतलब छोटा छोटा स्टिक करके उसको क्या किया जाता है, इससे पिरोया जाता है और इसको बीना जाता है। यहाँ पर देखिए कुम्हार से या क्या घड़ा बन रहा है, मतलब कुम्हार लोग, तो मिट्टी से घड़ा बनना, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये सब आपके कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। वैसा उद्योग जिसमें घर के लोग ही संलग्न रहते हैं, घर के लोग ही उसमें कार्यरत रहते हैं और स्थानीय कच्चे माल की सहायता से ही घर पर ही तैयार किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग। कच्चा माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है। आप जैसे मान लीजिए ये घड़ा जो बनाया इन्होंने, इसको कहाँ बेचेंगे, ये
अपने बगल के बाजार में बेचेंगे। ये मौनी जो बीन रही हैं, ये मौनी जो होगा टोकरी जिसे आप कहते हैं, हम लोग के यहाँ मौनी कहा जाता है, तो टोकरी जो ये बीन रही हैं तो ये भी क्या करेंगे अपने बाजार में ये बेचेंगे, बगल के बाजार में। और इनको जितनी इस इंडस्ट्री को मतलब कॉटेज उद्योग को चलाने के लिए, कुटीर उद्योग को चलाने के लिए इनको ये सारी वस्तुएं कहाँ उपलब्ध हो गई, गांव में ही उपलब्ध हो गई, उनके स्थानीय जगह पे ही उपलब्ध हो गया। देखिए ये सारा ये सब टोकरी भी बुन रहे हैं, बड़े बड़े टोकरियों के बुनकर हैं। तो ये बात कही जाती है। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, झाड़ू बनाना, पापड़ बनाना, ये सब आप क्या जाते हैं कुटीर उद्योग में। किसी शक्ति चालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं। तो कुटीर उद्योग का मतलब आपने समझा, बखूबी आपको समझ में आ गया होगा कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। क्लियर? तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको कुटीर उद्योग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट मैंने मेंशन किया, आप चाहें तो इसको 5 पॉइंट भी बना सकते हैं, और आपके एग्जाम में 5 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। और भी आपको लिखना होगा तो बनाकर लिख सकते हैं कि पहले के जमाने में जब मतलब उद्योगों का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, तब बहुत सारे जितने भी जो विकासशील देश थे वो कुटीर उद्योग का ही मतलब ज्यादातर उत्पादन करते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। इतना पॉइंट आपके लिए काफी है, और इतना एनसीईआरटी ने आपको अच्छे से पढ़ाया, मैंने उसको अपने मतलब अपने लैंग्वेज में उसको यहाँ पे पिरोया है ताकि आपको समझ में आ जाए सही तरीके से। क्लियर है? तो उम्मीद है कि कुटीर उद्योग समझ में आ गया होगा। कुटीर उद्योग को घरेलू उद्योग कहते हैं, बस इतना याद रखिए ना, आप सब चीज जान जाएंगे कि इसमें जो माल होता है वो स्थानीय बाजार में उपलब्ध होता है, स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। जो भी इसमें यूज किया जाता है सामान, वो सब आपको कहाँ मिल जाता है, वहीं पे स्थानीय जगह पे ही क्या हो जाता है, तो मिल जाता है। क्लियर? बात कर लें इसके बाद लघु उद्योग के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये क्या है, कुटीर उद्योग से थोड़ा सा मॉडिफाई है। कुटीर उद्योग में क्या होता था कि लोग घर पे ही अपना कार्य कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि गांव मतलब वही लोग, वही श्रमिक कहीं खास जगह पे बाहर में जाके, कहीं खास जगह पे जाके कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया जा रहा होगा, सब लोग सिलाई मशीन पे काम कर रहे हैं। इसका कोई एक मालिक होगा, बाकी सब अर्ध कुशल श्रमिक, ना कुशल श्रमिक यहाँ पर मतलब उपस्थित है। तो इसका निर्माण स्थल जो होता है, इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, वो भी बड़ा कारखाना नहीं, छोटा छोटा कारखाना। जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया एग्जाम्पल अभी बताऊंगा। कच्चा माल, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है इसमें भी। और रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। जैसे अब यहीं पे सिलाई सेंटर है, तो सिलाई सेंटर में देखिए कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो इतने लोगों को भाई रोजगार मिला ना, तो इसमें रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। और उदाहरण के तौर पे जैसे लिफाफे बनाना, अचार बनाने का काम हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां अचार बनवाती है, तकिए बनाने का काम हो गया, मच्छरदानी बनाना, ये सब आपके आ जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यही पूछता है आपसे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर पूछ देता है। तो आप बताइएगा कि कुटीर उद्योग में तो जो कार्यस्थल रहता है वो घर पे ही रहता है, लेकिन इसमें कार्यस्थल क्या रहता है, निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उसमें रोजगार के अवसर क्या होते हैं, क्योंकि सब घरेलू लोग ही केवल होते हैं उसमें, तो रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं, और इसमें रोजगार के अवसर क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं कुटीर उद्योग की अपेक्षा। क्लियर? उदाहरण दे दीजिएगा। तो ये सारा पॉइंट ये भी क्लियर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आपको समझ में आ गया, छोटे पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं, यहाँ पर आपने फिगर में भी देखा, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया। क्लियर है जी? हम एक एक पॉइंट को समझ लेंगे। ठीक है, हम लोग आकार के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। 3 आकार के आधार पे, 3 आकार मतलब होता है साइज, तो एगो बड़ा, एगो छोटा, एगो दम सबसे छोटा। ठीक है, आकार मतलब क्या होता है, साइज के आधार पे। तो भूलिएगा नहीं, आकार के आधार पे उद्योगों का कितना वर्गीकरण किया गया है, तो किया गया है कुटीर उद्योग, जिसको घरेलू उद्योग भी कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं, और छोटे पैमाने के उद्योग मतलब लघु उद्योग इसी को कहते हैं, इसी को ना लघु उद्योग कहेंगे, इसी को कहते हैं लघु उद्योग। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, ये आकार के आधार पे 3 उद्योग मैंने आपको पढ़ाए। कौन कौन? तो कुटीर उद्योग पढ़ाया, लघु उद्योग पढ़ाया, और बड़े पैमाने के उद्योग, इसको कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। फिगर में देखिए, इसमें सारे लोग हैं कुशल श्रमिक हैं, पढ़ल लिखल वेल क्वालिफाइड श्रमिक है। उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है, मतलब जो भी आपके इससे बनते हैं, जो भी चीजों का निर्माण होता है, उसको बड़े बड़े बाजारों में क्या किया जाता है, तो बेचा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है, अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रकार के कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता है, और वो भी माल क्या होता है, यातायात के साधन द्वारा मंगाए भी जाते हैं। ठीक है,
मंगाए भी जाते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ इसमें स्थानीय जगह पे माल उपलब्ध नहीं होता है। जैसे ये बड़े पैमाना का उद्योग है, समझ लिए। तो इसमें उदाहरण के तौर पे लोहा हो गया, लोहा और इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग, उर्वरक उद्योग इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं। तो याद रखिएगा, इसमें विकसित प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमिक का उपयोग किया जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा अधिक होती है और उत्पादित वस्तुओं को कहाँ, तो बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है, बड़े बड़े बाजारों में उसको भेजा जाता है, ठीक ना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया, उदाहरण आपने समझ लिया। तो आकार के आधार पे 3 मैंने उद्योग पढ़ाए। कौन कौन, एक बार मेरे साथ बोलिए। कुटीर उद्योग, जिसको घरेलू उद्योग भी कहते हैं, लघु उद्योग मतलब छोटे पैमाने के उद्योग, और बड़े उद्योग। तीनों क्लियर, तीनों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, बोला था कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर 5 तरह से किया जाता है वर्गीकरण। कौन, तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। देखिए, कच्चे माल पर आधारित जो होते हैं आपके उद्योग, वो कितने प्रकार से, 5। कृषि आधारित उद्योग, नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है। खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। ये कृषि और वन में थोड़ा सा आप डिफरेंट समझ लीजिएगा क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है कि खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। इसमें प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग होते हैं, जैसे शक्कर हो गया, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोको, मसाले, तेल, वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट, रबर उद्योग आते हैं। बड़ा सिंपल है, मतलब कृषि उद्योग मतलब समझ ही गए। कृषि आधारित उद्योग बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर देख लीजिए, अचार बनाना, ये सब आपके, ये सब किस में आते हैं, ये सब कृषि आधारित उद्योग में आ जाते हैं। क्लियर। कच्चे माल के आधार पर दूसरा जो आपका पॉइंट है, खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में बस वही खनिज, इसमें भी 2 तरह के आपके आते हैं खनिज में। एक आपका धात्विक हो जाता है, एक आपका अधात्विक हो जाता है। धात्विक अधात्विक आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, धातु अधातु के बारे में। धात्विक मतलब समझ गए, मेटल, और अधात्विक मतलब नन मेटल। तो धात्विक उद्योग भी होते हैं, अधात्विक उद्योग भी होते हैं। तो उन दोनों के बारे में अभी आप समझ लेंगे इसी पॉइंट्स में। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, लौह में क्या हो गया आपको, धात्विक में कौन कौन हो गया, एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात, ये सब आपके धात्विक उद्योग। और सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ये सब उद्योग आपके अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। तो ये देखिए, खनिजों का उद्योग यहाँ पे हो रहा है। तो ये होता है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें खनिजों का यूज हो। क्लियर, जिसमें खनिज का यूज हो। इस उद्योग में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप इसके समझ लीजिए। समझ में आ गया, आगे बढ़े हम लोग। देखिए, फिर आपका आता है रसायन आधारित उद्योग। अब इसमें रसायनों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन, सब प्राकृतिक रसायन का। खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक, पोटास उद्योगों में प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी और कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशो बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि। ये सब क्या है, तो ये सब रसायन उद्योग। ये सब क्या है, आपको फिगर में दिख रहा है, रसायन उद्योग। तो आप अभी तक आपने 3 पढ़ा, कृषि आधारित उद्योग, फिर आपने धात्विक अधात्विक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद यहाँ पे रसायन आधारित उद्योग। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखते हैं वनों पर आधारित उद्योग। जैसे लकड़ियों से क्या बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। फर्नीचर में सारा चीज आ गया, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब। तो यहाँ पर लकड़ी है, ये वन आधारित उद्योग है। तो वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी बनाना, कागज उद्योग के लिए लकड़ी का उपयोग करना, बांस और घास का लाख उद्योग करना। लाख वनों से ही प्राप्त होता है। लाख जो होता है वो वनों से ही प्राप्त होता है, लाख नहीं होता है, लाख, तो वो वनों से ही प्राप्त होता है। कागज बनाने के लिए, तो ये सब वन आधारित उद्योग हैं। मतलब उद्योग, फर्नीचर बनाना, ये सब वन आधारित उद्योग है। कृषि में जनरली खाद्य पदार्थ वाला आता है। क्लियर, कृषि उद्योग में जनरली खाद्य पदार्थ, वन में ये सब मैंने बताया। पशु आधारित उद्योग, जो पशुओं से, जैसे भेड़ से क्या हो गया, ऊन का, भेड़ से ऊन का बनाना। पशुओं से बहुत सारी चीज, हम लोग दूध भी प्राप्त करते हैं, और भी बहुत सारे मतलब कार्य करते हैं। देखिए, चमड़ा का हो गया काम, उन पशुओं से प्राप्त होता है, ये सब कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए उन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से मिलता है, हाथी दांत उद्योग। ठीक है, तो ये आपका कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण था, बड़ा सिंपल। तो आकार के आधार पर और कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर 2 आपने पढ़ लिया। अभी आपको स्वामित्व के आधार पर भी पढ़ना है, और साथ ही साथ आपके
जो आपके ये इसमें आता है उत्पादन और उत्पादित के आधार पर ही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं उत्पादन और उत्पाद आधारित उद्योग के बारे में। वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुओं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जो अन्य उद्योगों को क्या करे, हेल्प करे, अन्य उद्योगों को हेल्प करे, कच्चे माल प्राप्त करवाए, उसको कहते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे देखिए लौह इस्पात हो गया, तो लौह इस्पात वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बनाता है। वस्त्र उद्योग के लिए मशीन कौन बनाता है, लौह इस्पात उद्योग। और उपभोक्ताओं को उपयोग होती कपड़ा बनाता है कौन, तो ये वस्त्र उद्योग। तो मतलब कि कौन इसमें साथ दिया, लौह इस्पात उद्योग साथ दिया ना। कपड़ा बनाने में जनरल रूप से अगर आप इनडायरेक्टली वे में देखें तो लौह इस्पात उद्योग का है। तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उपयोग भी मतलब उद्योग भी कहा जाता है। क्या, आधारभूत उद्योग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उत्पादन के आधार पर आपका हो जाता है आधारभूत उद्योग और वस्तु निर्माण उद्योग, जो वस्तु का डायरेक्टली निर्माण करता है। देखिए लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। कोई भी उद्योग आप देख लीजिए, सभी उद्योग में लोहा का यूज, मशीन बनाना है तो लोहा बनेगा भाई। अब मशीने से सब काम होगा तो मशीन में लोहा का यूज होवे करता है। इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कच्चा माल प्रदान करता है। ये कच्चा माल प्रदान करता है कौन, आधारभूत उद्योग। वस्तु निर्माण उद्योग की बात करें तो वह उद्योग जो उन उत्पादों को निर्माण करते हैं जिन्हें सीधा उपयोग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे देखिए वस्त्र निर्माण के लिए कौन साथ दिया, समझ लीजिए कहानी समझ लीजिए, मजाक नहीं कर रहे हैं, बड़ा प्रश्न पूछता है इससे। छोटा लग रहा है देखे में ना, लेकिन भूल जाइएगा, अभी समझ लीजिए कहानी अभी समझ लीजिए मेरे भाई। देखिए बात हम लोग कर रहे थे लौह इस्पात के बारे में। तो लौह इस्पात जो होता है वो वस्त्र निर्माण के लिए मशीन बनाने के लिए देता है, और उन मशीनों से क्या होता है, वस्त्र बनता है और उपभोक्ता उसको उपयोग करता है। तो वही कहता है कि जिन्हें सीधा उपयोग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए चाय, रोटी, साबुन, टेलीविजन, ये सब डायरेक्टली क्या होता है, उपभोग करते हैं। चाय हो गया, रोटी हो गया, साबुन हो गया, बिस्कुट हो गया, तो ये सब क्या है, तो वस्तु निर्माण उद्योग है। और ये आधारभूत उद्योग जो किसी अन्य उद्योग को क्या करे, आधार प्रदान करे। क्लियर। चलिए अब देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तीनों एक ही मतलब पेज में ला दिए हैं, तीनों समझ लीजिए। देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण क्या, मतलब मालिकाना हक। तो पहला तो उसको कहा गया सार्वजनिक क्षेत्र, जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो। ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। नहीं, सरकारी चीज है, सड़क सरकारी चीज है भाई, स्कूल सरकारी चीज है, पूरे समाज का अधिकार होता है, मतलब सरकार के इसके अधीन होता है, सरकार इसका प्रबंध करती है, सरकार ही इनका प्रबंध करती है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग, ये सब सरकार इसका मैनेजिंग करता है। अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा होता है। समाजवादी जो देश में मतलब सरकारी चीजें चलती है, साम्यवादी देशों में ये ऐसे कार्य होते हैं। और लोहा क्या है, लोहा जो है अन्य उद्योगों को क्या करता है, आधार प्रदान करता है, इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। एक आपका निजी क्षेत्र होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का। ऐसे उद्योग का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है, निजी क्षेत्र प्राइवेट, इसको कहा गया प्राइवेट सेक्टर। और व्यक्ति या निजी कंपनियों इन उद्योगों का प्रबंधन करती है। पूंजीवाद देशों में यह व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका जो पूंजीवाद देश है, साम्यवाद देश जैसे रूस है, तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र वाला होता है काम। और अपने यहाँ भारत में भी है, अपने यहाँ भारत में दोनों चलता है, ये सार्वजनिक और निजी दोनों चलता है। अपने यहाँ संयुक्त चलता है, और न मतलब संयुक्त नहीं, अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, तो याद रखिएगा। पूंजीवादी देशों में व्यवस्था होती है। भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री इसके उदाहरण है। मतलब सरकार, मतलब इसमें सब क्या है, सब निजी है। कौन कौन, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, जियो का जो हम लोग यूज करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब आपका किसका है, तो निजी सेक्टर है, किसी एक कंपनी का या किसी एक क्या है, इसका कोई एक आदमी व्यक्ति क्या है, मालिक है। एक आपका संयुक्त क्षेत्र होता है, जिसमें सरकार और कोई निजी कंपनी दोनों साथ में जुड़कर काम करते हैं। कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियों मिलकर करती है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, HPCL, मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी, HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड इसका उदाहरण है। तो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसको सरकार और कोई निजी कंपनी मिलकर भी साथ में चलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र होता है जो मतलब जिसपे केवल सरकार का अधिकार होता है, सरकार के अधीन में रहता है। अधिकार तो सबका होता है ना, सरकार के अधीन में रहता है, जिसका देखरेख कौन करता है, सरकार करता है। निजी सेक्टर में क्या होता है, तो निजी सेक्टर में कोई एक मालिक या कोई एक कंपनी उसका क्या होता है, मालिक होता है, कोई एक व्यक्ति या कोई कंपनी मालिक होता है। क्लियर। और ये सार्वजनिक संयुक्त क्षेत्र आपने समझ लिया कि दोनों सरकार और कोई निजी व्यक्ति के समन्वय से क्या करता है, तो चलता है। क्लियर है कंसेप्ट। तो स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना आधार पर कितने
तीन उद्योगों का कितना वर्गीकरण किया है? तीन। कौन कौन? सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। ये भी क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आप समझिए। अगला पॉइंट है प्रमुख उद्योगों का वितरण। जैसे देखिए मेन उद्योग कौन कौन आ गया, वहीं तक था आपका चैप्टर, वहीं तक, बस इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये आपको एनसीईआरटी ने पढ़ाया है तो उसको मैं पढ़ा देता हूं। देखिए लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उसको, ये लोहा इस्पात उद्योग आपने फिगर में देखा, ये सूती वस्त्र उद्योग, और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी, बड़ा इसका रोल है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर का बड़ा रोल है हमारे जीवन में। देखिए लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये अभी आपने पढ़ा कि आधारभूत उद्योग इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य उद्योगों का क्या करता है? कच्चे माल प्राप्त करवाता है, कच्चे माल प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका अदा करवाता है। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अन्य उद्योग जैसे कि मशीन, औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कच्चा माल प्रदान करता है। इसी कारण से भारी उद्योग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है। फिर है आपका एक स्टार पॉइंट है कि लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है लोहा निकालने के लिए। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं ये बात कही जाती है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इसको इस्पात बनाया जाता है। जब कच्चे लोहा में मैंगनीज को मिलाया तब इस्पात बनता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कच्चे लोहा में क्या मिलाने से इस्पात में वो बदल जाता है, ऑप्शन दे देता है, बहुत सारे आपके एलिमेंट्स के नाम देते हैं। तो याद रखिएगा जब मैंगनीज मिलाएंगे तब वो क्या करेगा? इस्पात का रूप लेगा। कच्चे लोहा में जब मैंगनीज मिलाते हैं तब वो इस्पात का रूप लेता है। लोहा को क्या कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, भारी भरकम उद्योग कहा जाता है, इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्लियर? तो ये सारी बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका लोहा इस्पात उद्योग के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अगर हम अमेरिका में बात करें तो पीटर्सबर्ग आपका हो गया, शिकागो हो गया, ईरी हो गया, आपके क्या नाम है, क्लीवलैंड हो गया, लॉरेन हो गए। और यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सोवियत रूस, ये सब आपके नाम याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में। एशिया में जापान, टोक्यो, नागासाकी, चीन, वुहान। भारत में देखिए, भारत में आपका जमशेदपुर, भिलाई, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ये सब आपके क्या हैं? तो लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख देश हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा एग्जाम में, इसीलिए मैंने लाया है इसको। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो पुराने टाइम में जब रेशम उद्योग नहीं था तो सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा प्रचलन था। और हमारे यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग तो और फेमस था, यूरोप में जाता था, यूरोप में बहुत ज़्यादा जाता था। कपास निर्यात, कपास हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, और अभी भी होता है। तो इस प्रकार के उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्रों में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, साथ ही अर्धकुशल श्रमिक का रोजगार प्रदान करता है। और इस प्रकार के उद्योग में पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। ठीक है, और इसमें सूत, कटाई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों, कपड़ा बनाए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, उत्पादन भी अधिक होता है। कारखाने में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर कारखाना में कपड़ा बनाया जाए तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होते हैं? श्रमिक भी आपको कम दाम में मिल जाते हैं, ये बात कही जा रही है। अब सूती वस्त्र का थोड़ा प्रचलन अब धीरे धीरे कमा है ना जी, रेशम का कपड़ा आने से। पहले यूरोप जो होता था हमारे यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता था? सूती वस्त्र का मतलब सूती वस्त्र लेता था यहाँ से। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अब सूती वस्त्र उद्योग के कौन कौन से प्रमुख देश हैं पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए मैंने लाया। देखिए सबसे पहले नंबर पे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, भारत, चीन। दूसरे नंबर पे भारत, देखिए यूरोप के बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है। तीसरे नंबर पे चीन, इस सब में आगे रहता है, बहुत चीज में आगे है चीन। अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। ये सूती वस्त्र निर्माण के आपके क्या है? कच्चे माल के रूप में इनको कपास चाहिए होता है, और ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख देश आपके हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। लास्ट जो आपका मैंने आपको बोला था आईटी सेक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में, या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में विज्ञान व इंजीनियरिंग उत्पाद को निर्माण किया जाता है। हमारे यहाँ 1960 में हमारे यहाँ बस सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर जोर दिया था। इसमें शोध रिसर्च की जरूरत होती है। इसमें श्रमिकों के अधिकांश भाग कुशलता, मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, वेल स्किल प्राप्त होता है। अधिकांश काम इसके अंदर कंप्यूटर और यंत्रों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार के उद्योगों में साफ सुथरे बड़े भवन, कार्यालय, प्रयोगशाला होती है।
और इसलिए इन्हें प्रायोगिकी ध्रुव भी कहा जाता है, प्रायोगिकी ध्रुव के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रमुख क्षेत्र आपके कौन कौन है? अमेरिका का कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली, हमारे यहाँ भी सिलिकॉन वैली है भारत के बेंगलोर शहर में, तो हमारे यहाँ भी बेंगलोर में जो आपका है ये सिलिकॉन वैली है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब उद्योगों का वर्गीकरण आपने पढ़ा किस किस के आधार पे? तो उत्पाद के आधार पे, उत्पादन के आधार पे, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, तो सब मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये चैप्टर जो था बड़ा छोटा सा चैप्टर था, आसान सा चैप्टर भी था, बहुत कम समय मैंने इसको कवर भी किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। जनरल देखिए क्या क्या आपको याद रखना है। आपको सबसे पहले तो द्वितीय क्रियाएं कहते किसको हैं? आर्थिक क्रिया आपने समझ रखा है, द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं तो वही मैंने आपको समझा दिया कि जब कच्चे माल का रूप बदला जाता है, जब कच्चे माल का रूप जो होता है वो कुशलता के द्वारा, श्रम की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, मशीनों की सहायता से जब उसके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं या उसका उपयोग बढ़ा देते हैं, उसका दाम बढ़ जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं आपका द्वितीय क्रियाकलाप। अब एक बच्चा का मतलब सिंपल सा होगा कि सर मान लीजिए मैंने फल का खेती किया, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, समझ लीजिए पूरा, फल की खेती की है, तो ये तो प्राथमिक में आ गया सर, ठीक है। फल की खेती की है और उसको घर में ही जूस निकाल के पी गए, घर में ही जूस निकाल के पी गए, तो सर घर में जूस निकाल के पी गए तो द्वितीय क्रिया में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसके मूल्य में वृद्धि कहाँ किया? आपने तो घर में ही पी लिया। लेकिन हाँ, उसी जूस को जब आप पैक करके बाजार में आप उसको भेज देते हैं, उसका पैक कर देते हैं, तो उसका दाम में बिल्कुल वृद्धि हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गांव में रहते हैं तो देखते हैं गर्मी के दिन में, जैसे अब तो फ्रिज व्रिज हो गया, गर्मी के दिन में क्या होता था, 1 रुपया वाला लंबा लंबा पेप्सी आता है, तो वो सब क्या है? वो सब कुटीर उद्योग है, वो सब आपका द्वितीय क्रिया में आता है। वहीं पे मतलब रसना घोर दिया, रसना घोर के उसको पानी मिला दिया, पानी मिला के उसको बस पैकिंग कर दिया, पैकिंग करने के बाद उसका मूल्य में वृद्धि हो गया, तो वो सब आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक एग्जाम्पल ये भी था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कपास की खेती करना, सबसे एकदम आसान सा एग्जाम्पल, कपास की खेती किए तो रुई बना, यहाँ तक तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन फिर आपने रुई से क्या किया? धागे, रुई कौन लेना है? रुई का उपयोग है क्या? रुई का उपयोग बहुत कम है। रुई के बाद उसको क्या करना? धागा बनाना, और धागे से फिर क्या हो जाए? कपड़े बुनना। धागा से क्या किया आपने? कपड़े बुना, ठीक है, कपड़े का बुनना हो गया। आपने कपड़े जब बुना तो ये आपका आ गया, और कपड़े बुनना ये सब द्वितीय क्रियाकलाप में। कपड़े बुनकर आप क्या करते हैं? इससे वस्त्र का निर्माण कर देते हैं, इससे क्या होता है? वस्त्र बन जाता है, अच्छे अच्छे वस्त्र बन जाते हैं, तो उसके मूल्य में वृद्धि हो गई कि ना भाई? कहाँ रुई का दाम कितना था? रुई का उपयोग नहीं था, इसके उपयोग में वृद्धि हो गया, इसके गुण में वृद्धि हो गया, इसके मूल्य में वृद्धि हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? द्वितीय क्रियाकलाप। और इसी में अगर डिजाइनिंग की बात करें ना, इसको डिजाइनिंग जैसे कलरिंग का डिजाइनिंग, ये सब आपके तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे। तृतीय क्रियाकलाप में मेहनत कम लगता है, दिमाग ज्यादा लगता है, ठीक है। जिसमें मेहनत कम लगे, दिमाग ज्यादा लगे, उसको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत में आता है। तो उसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे तृतीय क्रियाकलाप को। अभी आपने प्राथमिक द्वितीय ऑलरेडी समझ रखा, तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। प्राथमिक द्वितीय तृतीय बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए, और इससे आपके भर भर के एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ लीजिएगा। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को जो भी विद्यार्थी नए हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारा वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे, सीक्वेंस में, सीरीज में मिल जाएंगे, आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आएगी तो एक कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितने विद्यार्थी ने इस वीडियो को अंत तक देखा। तो एक अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेंगे, और मेहनत के तौर पर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।